Hello friends, good morning to all of you and important it is about the FCRA. Now what is FCRA? FCRA is Foreign Contribution Regulation Act. Foreign Contribution Regulation Act. अब ये बेसिकली क्या है कि रेगुलेट करता है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आपको मिलती है या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अगर आपको मिलती है इंडिविजुअल्स को, एसोसिएशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो आप किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हो और किस तरह से पैसे को यूटिलाइज करते हो. That is all defined under the FCR. तो कोई भी डोनेशन मिली, हॉस्पिटैलिटी मिली, कोई भी पैसा मिला बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन को मिला, इंडिविजुअल को मिला, तो उसके रूल्स किसमें? एफसीआरए में है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में वो रूल्स डिफाइन किए गए हैं. राइट. तो कोई भी अगर आपका आर्टिकल जो है, कोई भी आर्टिकल, करेंसी के बारे में तो बात कर ही रहे हैं. राइट. लेकिन अगर आपको कोई भी आर्टिकल जो है जिसकी वैल्यू 25,000 यूएसडी से ज्यादा है, राइट, डेट विल बी कवर्ड अंडर द एफसीआरए. तो ये डोनेशन के रूप में भी हो सकता है, ये डिलीवरी ऑफ आर्टिकल भी हो सकता है, या कोई पैसा मिला फॉरेन सोर्स से वो भी हो सकता है. लेट्स से आपको फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल एजेंसी से, फॉरेन कंपनी से, फॉरेन सिटीजन से, फॉरेन ट्रस्ट से पैसा मिला, दोस ऑल थिंग्स आर कवर्ड ओवर हियर. वो सब चीजें इसमें कवर्ड होती हैं. एंड फर्दर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट अप नहीं करती है तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हो. बिकॉज जो पैसा आएगा वो तो ऑथराइज डीलर के पास ही आना है, तो डेफिनेटली पता लग ही जाना है. और जब भी आपने पैसा इस्तेमाल करना है तब भी आपको बताना पड़ता है, और जिस पर्पज के लिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिली है सिर्फ आप उसी पर्पज के लिए पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, नॉट फॉर एनी अदर पर्पज. राइट. सो बैंक्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है. खास करके दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एनजीओज जो फॉरेन फंड्स मिलते हैं जिनको, उनके लिए रिक्वायर्ड रहता है. एंड फर्दर बैंक्स को बेसिकली परमिशन को चेक करना पड़ेगा, एंड चेक करने के बाद ही आप बेसिकली अलाउ करते हो बैलेंसेस को. एंड यू कैन बी हैविंग द मल्टीपल एफसीआरए अकाउंट्स. आपके मल्टीपल एफसीआरए अकाउंट हो सकते हैं विद द बैंक्स. ये बैंक की रिक्वायरमेंट है कि बैंक्स को रूल फॉलो करना पड़ेगा रिलेटेड टू एफसीआरए अकाउंट. मैंडेटरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करना है तो डेट इज मैंडेटरी कि एसबीआई न्यू दिल्ली में तो आपको मेन ब्रांच में एफसीआरए अकाउंट मैंडेटरीली ओपन करना पड़ेगा. राइट. दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड. लेकिन हाँ, मल्टीपल अकाउंट्स भी आपके हो सकते हैं. एंड फॉर द जिस पर्पज के लिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है सिर्फ उसी पर्पज के लिए आप पैसा स्पेंड कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंस कर सकते हो, नॉट अदर पर्पजेस. Then after that, it's about the currency declaration forum. It's about the currency declaration forum. So if you're carrying foreign currency notes above 5,000 USDs या कॉम्बिनेशन जो है फॉरेन करेंसी नोट्स का इंक्लूडिंग द ट्रेवलर चेक, वो अगर 10,000 यूएसडी से ज्यादा हो जाता है तो आपको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद द कस्टम्स या एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास. आपको सीडीएफ यानी कि कस्टमर आपको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. क्लियर है. एंड दैट इज बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, काफी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है इस चीज से रिलेटेड. देन फर्दर इनकैशमेंट ऑफ करेंसी, लाइक जब आप फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हो तो बैंक्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेट ऑफ इनकैशमेंट क्या है, सीडीएफ का नंबर क्या है, डीलर स्टैम्प सिग्नेचर, एवरीथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड. एंड अगर पूरी की पूरी करेंसी को आपने इनकैश कर लिया तो सीडीएफ बैंक रिटेन कर लेगा. ध्यान रखिएगा. लेट्स से यू आर कैरिंग 25,000 यूएसडीज, कोई लिमिट नहीं है, जस्ट डिक्लेरेशन देनी है. आप यूएसए से आए इंडिया में, 25,000 यूएसडी थे, तो आपने बेसिकली सीडीएफ फॉर्म फाइल करा. अब ये सीडीएफ फॉर्म की एक रिसीट कॉपी आपको मिल जाएगी. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू ऑथराइज्ड डीलर बैंक फॉर द कन्वर्जन इनकैशमेंट पर्पसेस एंड आपने 25 के 25,000 यूएसडी को कन्वर्ट कर लिया इंडियन रुपी में, तो बेसिकली क्या होगा, सीडीएफ विल बी रिटेन बाय द बैंक. बैंक जो है वो सीडीएफ को रिटेन कर लेगा. क्लियर. देन इट्स अबाउट हैंडलिंग द फॉरेन करेंसी नोट्स. इट्स अबाउट हैंडलिंग द फॉरेन करेंसी नोट्स, यानी कि जब भी हम फॉरेन करेंसी के साथ डील कर रहे हैं, राइट, तो उनकी एक्सेप्टेंस, वेरिफिकेशन, उनका एक्सचेंज कैसे होगा, स्टोरेज कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होगा, उसके बारे में. तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स हैं
या जो ऑथराइज मनी चेंजेस होते हैं या फुल फ्लेज मनी चेंजेस होते हैं, उनको अलाउ किया गया कि आप फॉरेन करेंसी नोट्स में डील कर सकते हो, क्या आप फॉरेन करेंसी नोट्स में डील कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो यूएसडी हो गया, यूरो हो गया, जीबीपीज हो गए, दे आर बेसिकली अलाउड। ठीक है, तो बैंक्स जो हैं वो फॉरेन करेंसी नोट्स को परचेज करते हैं। सो रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली विद द बैंक्स, द रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द बैंक्स, राइट। तो अगर फॉरेन करेंसी को परचेज की है, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। बैंक का रिस्क है, तो उस केस में बैंक का रिस्क है। और जब सेल ऑफ करेंसी है तो वहां पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो रिस्क इज ऑलवेज विद द बैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज विद द बैंक। सो जेन्युइनिटी को चेक करना एंड एवरीथिंग को चेक करना, वो किसका रिस्क है? बैंक का ही रिस्क है। और जब बैंक बेच रहे करेंसी को, उस टाइम पर वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो भी रिस्क किसका है? वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाएगा। क्लियर? फर्दर इट्स अबाउट द पेमेंट रूल्स, इट्स अबाउट द पेमेंट रूल्स। सो कैश पेमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यानी कि जब बैंक फॉरेन करेंसी को सेल करेंगे, फॉरेन करेंसी नोट्स को सेल करेंगे टू द फुल फ्लैश मनी चेंजर्स, तो वहां पर क्रॉस चेक अलाउड है या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी डन इन कैश व्हेन द पेमेंट इज टू बी मेड रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी नोट्स टू द फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर। तो वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के थ्रू ही डील हो सकता है, राइट। उसे सिर्फ अकाउंट के थ्रू ही डील किया जा सकता है। फर्दर इट्स अबाउट द फेडाई गाइडलाइंस ऑन द इनवर्ड रेमिटेंसेस। फेडाई इज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये रूल्स को सेट करती है, विच आर बीइंग फॉलोड बाय द बैंक। एंड इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए जो टीटी बाइंग रेट है, दैट विल बी एप्लीकेबल। नाउ व्हाट इज टीटी? टीटी इज बेसिकली द टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इट्स द टेलीग्राफिक ट्रांसफर। नाउ टेलीग्राफिक ट्रांसफर का मतलब होता है कि सेटलमेंट जो होती है वो सेम डे के ऊपर हो जाएगी, सेटलमेंट वुड बी ऑन द सेम डे। एंड ये बाइंग रेट जो है वो बैंक के परस्पेक्टिव से है। यानी कि लेट्स से ए पर्सन ने बाहर से पैसा भेजा, अब वो आएगा तो किसी ना किसी ऑथराइज डीलर बैंक के पास, कैटेगरी 1 बैंक के पास। तो ये यूएसडी में अमाउंट आया 10,000 यूएसडी का, 10,000 यूएसडी आए, राइट। एंड अब ए पर्सन को आईएनआर चाहिए, तो इन अ वे बेसिकली ए पर्सन वांट्स टू सेल द फॉरेन करेंसी। अब यहां पर कस्टमर डील कर रहा है बैंक के साथ, तो जो मर्चेंट रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। यानी कि ए वुड बी एबल टू सेल द फॉरेन करेंसी एट अ प्राइस जिसके ऊपर ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक परचेज करने को रेडी है, बाय करने को रेडी है। सो बैंक जो है इसको खरीदने का कॉस्ट देगा, यानी कि बाइंग कॉस्ट देगा। दैट्स व्हाई द रेट विच विल बी एप्लीकेबल विल बी द टीटी बाइंग रेट। क्लियर है? तो नॉर्मल इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए टीटी बाइंग रेट एप्लीकेबल रहेगा। एंड लेट्स से कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट रेट एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि अगर कन्वर्जन लेट से कस्टमर 15 दिन बाद करना चाहता है, 1 महीने के बाद करना चाहता है, तो उसके केस में फॉरवर्ड रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट जिसको हम कहते हैं, वो एप्लीकेबल रहेगा, राइट। एंड बैंक जो है क्रेडिट दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नोस्ट्रो अकाउंट कंफर्मेशन के बाद। व्हाट इज नोस्ट्रो अकाउंट? लेट से XYZ बैंक है, अब इसने अपने ऑपरेशन चलाने यूएसए में, तो इसके लिए इसने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है PQR, वहां पर एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर रखा है यूएसडी में। सो दैट इज अ नोस्ट्रो अकाउंट फॉर द बैंक XYZ। सो XYZ जो बेसिकली बैंक है, जो इंडियन बैंक है, उसका फॉरेन करेंसी अकाउंट है विद द बैंक आउटसाइड इंडिया, दैट इज अ नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, तो नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में यहाँ पर बताया भी गया, दैट इज आवर अकाउंट विद यू। नोस्ट्रो अकाउंट मीन्स व्हाट? दिस इज आवर अकाउंट विद यू इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में बात की जाती है। ठीक है, तो अगर एसबीआई का अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका में है और ये फॉरेन करेंसी में है, यूएसडी में है, देन दैट विल बी द nostro account for the SBI Bank India. Then it's about the India Post
international remittance service. It is about the India Post International Remittance Service. तो ये फैसिलिटी है जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा ऑफर की जाती है इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर नेटवर्क्स। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ मिल करके इंडिया पोस्ट जो है वो एक सर्विस ऑफर करता है रेमिटेंस के साथ रिलेटेड, विच बेसिकली इनेबल्स इंडिविजुअल्स कि वो बाहर पैसा भेज सकते हैं, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू। दैट इज बेसिकली सेड टू बी द इंडिया पोस्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विस, IPIRS। क्लियर? तो फॉरवर्ड जो इंडिया पोस्ट रेमिटेंस इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विसेज है वो अलाउ करता है कि फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव भी की जा सकती है इंडिया में थ्रू द पोस्टल नेटवर्क, राइट? सो कैश टू कैश ट्रांसफर भी हो सकता है या फिर अकाउंट क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकता है। एंड इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउड है? मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन इट इज 2500 USD। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया पोस्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विसेज में जो मैक्सिमम अमाउंट अलाउड है पर ट्रांजेक्शन दैट इज 2500 USD, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो की जा सकती है दैट्स 30 ट्रांजेक्शन पर ईयर। 30 ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक साल में। एंड कैश पेमेंट भी की जा सकती है। लेट्स से आपकी रिमिटेंस रिसीव हुई है तो 50,000 तक कैश रिमिटेंस की जा सकती है, एंड अबव 50,000 आपको चेक के थ्रू या फिर अकाउंट के थ्रू पैसा मिलेगा। अबव 50,000 जो पैसा है वो चेक के थ्रू या फिर अकाउंट के थ्रू पैसा मिलेगा। क्लियर? देन इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक FIRC। लाइक मैंने आपको FIRC के बारे में बताया, फॉरवर्ड इनवर्ट रेमिटेंस सर्टिफिकेट के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में बताया, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक FIRC है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो डिजिटली जनरेटेड सर्टिफिकेट होगा जो ऑथराइज डीलर बैंक के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, जो कंफर्म करेगा कि हाँ भाई इनवर्ट रेमिटेंस रिसीव हुई है थ्रू द प्रॉपर बैंकिंग चैनल। तो एक प्रूफ की तरह एक्ट करेगा कि आपको फॉरेन करेंसी में पैसा मिल गया है, उसका क्या पर्पस था, कौन सी डेट थी, कौन सी करेंसी थी, सब चीजें पता लग जाएगी। एंड इशूइंग अथॉरिटी कौन रहेगा? इशूइंग अथॉरिटी विल बी द ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक कौन। रीजन क्या है, पर्पस क्या है EFIRC का? क्योंकि बहुत सी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बेसिकली ऑनलाइन चेक करना है, प्रूफ को चेक करना है, तो वो बेसिकली फिजिकल सर्टिफिकेट के बेटर है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम जनरेटेड होता है, काफी फास्टर प्रोसेस है, राइट? सो दैट्स बाय बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड। एंड फर्दर करेंट रूल्स क्या है? नॉर्मल रेमिटेंस है तो EFIRC इशू किया जाएगा। अगर FDI है, FII है तो फिजिकल FIRC का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड फर्दर इट इज इशू थ्रू द EDPMS पोर्टल। EFIRC जो है इसको EDPMS के थ्रू इशू किया जाता है, जनरेट किया जाता है। EDPMS इज व्हाट? दिस इज एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दिस इज द एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट? तो EDPMS एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको किसने लॉन्च किया? EDPMS वी आर टॉकिंग अबाउट। कौन लेके आया इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया EDPMS को लेके आया, ताकि जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस है उनकी रियलाइजेशन है उसको मॉनिटर कर सके, उसको ट्रैक कर पाए। उसी के तहत इस EFIRC को इशू किया जाता है। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट PDF फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।